हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है छठे लेसन के अंदर ही खनिज एवं सेल के। टॉपिक है आपका रॉक्स यानी कि सैलें। सैलें होती क्या है? यानी कि भूपृष्ठ का निर्माण करने वाले सभी प्राकृतिक पदार्थ वो क्या कहलाते हैं? सैल कहलाते हैं। यानी कि भूपृष्ठ का निर्माण करने वाले सभी प्राकृतिक पदार्थ सैल कहलाते हैं। ये ग्रेनाइट जैसी कठोर हो सकती है, यानी कि बहुत कठोर हो सकती है, और जैसे आपने चीका या बालू देखा है उस जैसी मुलायम या सॉफ्ट हो सकती हैं। तो ये इसमें आ सकता है। फिर आता है इसका निर्माण प्रकार यानी कि वर्गीकरण। इसमें जो वर्गीकरण हुआ है मुख्य हम 3 सेल मानी है। आग्नेय सेल जिसको इग्निस रॉक्स के नाम से जाना जाता है, अवसादी सेलें जिसको सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जाना जाता है, और रूपांतरित यानी कि इसको कायांतरित सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कायांतरित सेल भी कहा जाता है। इसको मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब जो हम शुरू कर रहे हैं, पहले सेल कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? अवसादी, आग्नेय और रूपांतरित या कायांतरित। फिर बात करते हैं हम किसकी? आग्नेय सेल की। जो आग्नेय सेल है वो क्या है? आग्नेय शब्द की का जो मैंने यहाँ लिखा है इग्निस, यानी कि आग्नेय शब्द का जो अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? इग्निस। किससे लिया गया है? लैटिन भाषा के इग्निस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? अग्नि। अतः ऐसी सेलें जिनका निर्माण पृथ्वी के भीतर उपस्थित तरल एवं तप्त द्रव्य के ठंडा होकर ठोस हो जाने से हुआ है। सीधे तौर पर जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है या पृथ्वी के गर्भ से लावा बाहर आता है या बाहर आने की कोशिश करता है, तब वो लावा यानी कि लावा के जमने से जिन सेलों का निर्माण होता है हम उसे क्या बोलते हैं? आग्नेय सेलें बोलते हैं। लावा मतलब एक किस्म से अग्नि, ठीक है। तो इस प्रकार से जिन सेलों का निर्माण हुआ है उसे क्या बोला जाता है? आग्नेय सेल कहा जाता है। एक और है कि जो आग्नेय सेल है इनको प्राथमिक सेलें भी बोला जाता है। कौन सी सेलें बोला जाता है? प्राथमिक सेलें बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन सेलों की जो उत्पत्ति, इन सेलों का जो निर्माण है वो जीव जंतुओं की उत्पत्ति से पहले हुआ है। यानी कि जीव जंतुओं की उत्पत्ति बाद में हुई है, लेकिन इन सेलों का निर्माण क्या है? पहले हुआ है, और इसी कारण से इनको क्या कहा जाता है? प्राथमिक सेलें कहा जाता है। कई बार पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आग्नेय सेलों को एक अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक सेलों के नाम से जाना जाता है। या क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्राथमिक सेलें कौन सी हैं? वो कौन सी हैं? आग्नेय सेलें हैं। अब हम आग्नेय सेलों का वर्गीकरण करेंगे, तब तक आप इसको नोट करें। वो पहले वाला आपने नोट कर लिया होगा। अब जो हम इसका वर्गीकरण करते हैं आग्नेय सेलों का, आग्नेय सेल जो स्थिति के आधार पर आग्नेय सेल 2 प्रकार की है। यानी कि एक तो अंतर्वेदी जिसको आंतरिक आग्नेय सेल बोलते हैं, एक बहिर्वेदी जिसको बाहरी सेल बोलते हैं, बाहरी आग्नेय सेल। क्या होता है अंतर्वेदी आग्नेय सेल? जब सीधे तौर पर तो आग्नेय सेल का निर्माण है वो लावा के जमने से होता है। अब क्या होता है कि जब धरातल जो भूपृष्ठ है वो ज्यादा सख्त हो और क्या है उस लावा को बाहर आने से रोक देता है, और उसका जमाव क्या है वो अंदर ही हो जाता है, धरातल के अंदर हो जाता है। धरातल पर नहीं पहुंचने पाता लावा। तो जो धरातल के अंदर लावा के जमने से जिन सेलों का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं हम? अंतर्वेदी आग्नेय सेल बोलते हैं। अब अंतर्वेदी आग्नेय सेल भी 2 प्रकार की हैं। पहला दे दिया पातालीय और दूसरी है अधिवितलीय। जो पातालीय है इसको प्लूटो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्लूटो के नाम से। इसको पाताल देवता भी कहा जाता है। यानी कि पाताल का मतलब सीधे तौर पर बिल्कुल गहराई में, यानी कि जब लावा बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन क्या है वो बिल्कुल गहराई के अंदर ही वो लावा जम जाता है, और उस लावा के जमने से जिन सेलों का निर्माण होता है उसे हम पातालीय, अंतर्वेदी या आंतरिक आग्नेय सेल कहते हैं। फिर आता है अधिवितलीय कि जो पातालीय वो तो बिल्कुल गहराई में है, लेकिन जो अधिवितलीय है वो धरातल के नीचे, यानी कि धरातल पर नहीं पहुंचने पाता लावा, धरातल के नीचे ही जिस लावा के जमने से जिन सेलों का निर्माण हो जाता है, यानी कि लावा धरातल पर नहीं पहुंच पाता और अंदर ही वो लावा जम जाता है, तो वो
किन सेलों का निर्माण करता है? अधिवितलीय सेलों का निर्माण करता है। फिर बात करते हैं हम बहिर्वेदी। बहिर्वेदी यानी कि बाहरी। सीधे तौर पर जब लावा धरातल के ऊपर आ जाता है, धरातल के ऊपर लावा आने से और जब वो जम जाता है और जिन सेलों का निर्माण करता है उसे क्या बोलते हैं? बहिर्वेदी आग्नेय सेलें। फिर आता है कि इसमें इसके भी प्रकार कौन से हैं? 2 प्रकार है, अधिशिलिक या अम्लीय आग्नेय सेल और अल्पशिलिक या अक्षारीय पैठिक आग्नेय सेल। यहाँ ध्यान दें, जो अधिशिलिक है इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। सिलिका की मात्रा ज्यादा होने से इसमें लोहांश की मात्रा कम होती है, ये गाढ़ा नहीं होता और क्या है कि ये जो है इसका कलर वो ज्यादा डार्क नहीं होता, गहरा नहीं होता। इसमें जो सिलिका का अंश है वो 65 से 85% तक होता है और इसमें अल्पशिलिक में क्या होता है, जो सिलिका का अंश है वो 45 से 55% तक होता है। इसमें लोहांश की मात्रा ज्यादा होती है, इसका रंग गहरा होता है, इसका भूरा रंग यानी कि भूरा नहीं, गहरा नहीं होता इसका, लेकिन इसका गहरा रंग क्यों होता है? लोहांश के कारण। अभी आप इसको नोट करें, अब मैं इसकी विशेषताएं करवाऊंगा आपको। अब है इसमें आग्नेय सेलों की विशेषताएं। क्या होती है आग्नेय सेलों की विशेषताएं? वही मैंने आपको पहले आग्नेय सेलों के बारे में बताया था, पहले सेल फिर उसके वर्गीकरण, और उसमें मैंने आग्नेय सेलों का वर्गीकरण किया था आपको, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी जो आग्नेय सेल है उनके बारे में। अब हम आग्नेय सेलों की विशेषताएं करते हैं। पहला दिया, आग्नेय सेल कठोर ठोस सहन होती है इसलिए टिकाऊ भी होती है। सीधे तौर पर अगर ठोस है तो टिकाऊ भी होगी। इन सेलों में परतें नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि लावा एक साथ जमता है या धीरे धीरे जमता है, लावा के जमने से इन सेलों का निर्माण होता है, तो इसमें क्या है, परतें नहीं होती। जो परत होगी वो किन सेलों में होती है? वो ज्यादातर किस में मिलेगी आपको? अवसादी सेलों में। हम जिक्र किसका कर रहे हैं, हम विशेषता किसकी कर रहे हैं? आग्नेय सेलों की। आग्नेय सेलों में क्या है, रवे बनते हैं। क्या है, परत नहीं बनती, रवे बनते हैं। इन सेलों में रंध्र नहीं होते। रंध्र मतलब छिद्र नहीं होते, यानी कि ये सेलें हैं पानी को अवशोषित नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रंध्र नहीं होते। ये सेलें रवेदार होती है, यही मैंने आपको बताया था कि ये परतदार नहीं, ये रवेदार होती है। और रवे का आकार वो उसके जो मैग्मा है उसके ठंडा होने की जो गति है उस पर निर्भर करता है, यानी कि ठंडा होने की गति पर निर्भर करता है। इन सेलों का अपक्षय कम हो पाता है। कोई मुलायम चट्टान है, आप देखना, अपक्षय का मतलब क्या होगा? टूटना, सेलों का टूटना। अब कोई मुलायम चीज है वो जल्दी टूट जाएगी। आग्नेय सेलों जो है वो मुलायम नहीं होती। यहाँ लिखा है कि टिकाऊ होती है। क्यों? क्योंकि ये ठोस होती है, कठोर होती है। जब ठोस और कठोर है, टिकाऊ है, तो सीधे तौर पर इन सेलों का अपक्षय क्या है, कम होगा। इसके बाद अब जब ये बिल्कुल गर्भ से निकलता है मैग्मा जब गर्भ से निकलता है, गर्भ से निकलने के कारण क्या होता है, ये खनिजों में क्या है, बहुतायत होते हैं। यानी कि इन सेलों के अंदर खनिजों की मात्रा बहुत अधिक मिलेगी। इन सेलों में जीवावशेष नहीं होते, यानी कि जीवों के अवशेष इन सेलों में नहीं होते। इसमें सिलिका की मात्रा, यानी कि अगर सिलिका की मात्रा अधिक है तो इनका रंग क्या है, हल्का होगा। और अगर इन सेलों में सिलिका की मात्रा कम है तो इनका रंग क्या है, गहरा हो जाता है। हल्का कब होगा? जब सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी। लेकिन जो गहरा कब होगा? जब सिलिका की मात्रा कम होगी। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।